गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और आज हम उसका ये सेकेंड यूनिट में से जो टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, राइट। यानी कि अब हम इसमें देखेंगे कि ये व्हाट इज दिस लिबरल, है ना। ये वर्ड प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। सुपर इंपॉर्टेंट के कंपैरिजन में आप इसको कर सकते हैं। और इस पूरी यूनिट में से आज मैं आपको बता रहा हूं, जो आज हम ये टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, इसमें से 1, 3 और 5 मार्क्स का यू विल गेट अ क्वेश्चन इन योर फाइनल बोर्ड एग्जाम। तो इसमें आपको इस पूरी उसमें आपको एक डेट याद करनी है, दैट इज 1834, है ना। 1848 से 1804, फिर अब 1834, यानी कहीं ना कहीं 4 जो है वो साथ साथ हमारे चल रहा है। दूसरी एक और डेट है, लेकिन वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स बिगिन विद लिबरल, है ना। लेट्स स्टार्ट विद योर बुक। आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th सेंचुरी, यानी कि 1800 की जब शुरुआत हुई, 1800 की जब शुरुआत हुई, यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। यानी कि जो यूरोप का जो स्टार्टिंग था, 19th सेंचुरी का स्टार्टिंग, जैसे आपने देखा है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, वो क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। प्यारे बच्चों, आपको लिबरलिज्म वर्ड के साथ कोई भी क्वेश्चन आए कि आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म क्या है, फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म क्या है, या व्हाट इज लिबरलिज्म, तो इसका एक ही सेम आंसर आप रखेंगे और उसको आप याद करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रेगर, राइट। इट्स अगेन अ फॉर्मूला। जो भी सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आई ऑलवेज ट्राई टू be with a formula so that it will be easy to write and understand and learn. तो ये जो लिबर है, let's understand this word लिबर। लिबरलिज्म जो है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया। आपको पता है जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, ऐसी एक लैंग्वेज है लैटिन। तो ये जो लैटिन लैंग्वेज है प्यारे बच्चों, देखो L फॉर लिबरल, L फॉर लैटिन, ये एक वर्ड इसका जो लैटिन भाषा में लिबर से लिया गया है, लिबरलिज्म। अब ये जो लिबर वर्ड है, जो लैटिन वर्ड लैंग्वेज का है वर्ड है, उसका मतलब होता है फ्री, है ना, काइंड ऑफ लिबर। तो हमने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, है ना, देखा है ना, आजादी का प्रतीक है जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो लिबर का मतलब होता है फ्री, और ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? लैटिन से, और वर्ड है लिबर, और जिसका मतलब है फ्री। 1 मार्क क्वेश्चन, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने फिर बोल रहा हूं कि इस पूरी यूनिट से जो हम करने जा रहे हैं, 1, 5 या 3 का आप एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ही देखेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिबरलिज्म, है ना, आइडियोलॉजी, फीचर और वो। तो उसके लिए आपको याद रखना है क्रेगर, CREGERS, क्रेगर्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे कि लिबरलिज्म के फीचर्स क्या हैं, फिर हम बुक की तरफ देखेंगे। तो जैसे ही आप देखेंगे विद क्रेगर, तो पहला है कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि आपको पता है मोनार्की जो सिस्टम था उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ नहीं होता था। तो यहाँ पे ये जो लिबरल है, यानी कि जो डेमोक्रेटिक लिबरलिज्म आप इसको कहें, तो वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। यानी कि इनकी जो नेशनल की जो फीलिंग्स आ रही थी, जो लिबरलिज्म का फीचर है, उसमें एक है कि कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर है आर फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, है ना। जहां कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे हम अपने रूलर्स को चुनते हैं, वो MLA MPs को, वो फिर हमारे ऊपर रूल करते हैं। तो इसी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है, राइट। फिर आ गया E, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, यानी इक्वालिटी ऑफ ऑल इन फ्रंट ऑफ लॉ, है ना, सभी लॉ के सामने इक्वल हो। और फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स है, तो उनकी भी कुछ इंडिविजुअल फ्रीडम्स होनी चाहिए हर एक व्यक्ति की, राइट। फिर आप देखेंगे अगेन, इसमें देखेंगे G, गवर्नमेंट बाय कंसेंट। आपको पता है जैसे अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो भी हम डिसीजन, जो हमारी सहमति होती है, वो लोग MLA MP उसका फिर कानून बनाते हैं, कि वो कंसेंट से होनी चाहिए जो गवर्नमेंट बने, यानी कि लोग उसको चुने, है ना। तो कंसेंट, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, ठीक है। G फॉर E फॉर एंड ऑफ ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक आपको पता है, ऑटोक्रेटिक मोनार्क जो निरंकुश होते हैं, यानी कि जिनको आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, तो उसका एंड हो गया। एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस, है ना, आपको प्रिविलेज का आपको मतलब पता है विशेषाधिकार। और फिर है राइट टू प्रॉपर्टी। आपने नेपोलियनिक कोड 1804 और सिविल कोड जो सेम है, उसमें आपने देखा राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये भी प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो है वो भी एक रहेगा, मतलब जो लिबरल लोग हैं उनके फीचर्स में। फिर आप देखेंगे सफ्रेज।
सफरेज आपको पता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ना, जहां पर सभी को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हर एक एडल्ट को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसको जब राइट टू वोट होता है, यानी कि वो वोट देने का अधिकार होता है, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये क्या है, इसके लिए हम अलग से देखेंगे कि इसमें आपका क्या है, लेकिन ये 7 पॉइंट्स आपको याद रखने, इसमें से सिर्फ आपको 5 पॉइंट लिखने हैं, एंड आई होप यू विल इजीली एबल टू राइट। तो सफरेज में नॉट बी, जब हमने बात कर रहे हैं इक्वलिटी एंड फ्रीडम, यानी कि इक्वलिटी का मतलब ये नहीं है कि सभी को राइट टू वोट भी मिलेगा या पॉलिटिकल राइट भी मिलेगा। इसमें आप देखेंगे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी तो उसमें भी आपने देखा था कि वहां पे जो मैन थे जो प्रॉपर्टी ऑन करते थे उन्हीं को ही राइट टू वोट था, वुमेन को और जो वो मैन जो एडल्ट हैं भले और उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो उनको राइट टू वोट नहीं था। कुछ समय के लिए मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर का नाम आपने सुना होगा, जो राइन ऑफ टेरर है ना, तो उसमें वो उस टाइम पीरियड के दौरान 2 साल का जो टाइम पीरियड था उसमें उन्होंने काइंड ऑफ यूनिवर्सल सफरेज दिया था। उसमें मैन को ही मतलब राइट टू वोट था, वुमेन को उसने भी नहीं दिया था, लेकिन मैन में भी जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो भी वोट दे सकते थे। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बहुत नजदीक था, लेकिन वुमेन को उसमें। फिर आपने देखा कि जैसे ही वो उसके बाद नेपोलियन बोनापार्टे आ गया था फ्रेंच की रेवोल्यूशन के बाद, तो उसने दोबारा से अधिकार वापस छीन लिया और माइनर्स को, वुमेन को और मैन विदाउट प्रॉपर्टी को राइट टू वोट उसने नहीं दिया था अपने सब्जेक्ट्स को। और जो वुमेन है उसको माना गया था कि ये प्रॉपर्टी है या सब्जेक्ट है या तो अपने फादर के या हस्बैंड के, तो उनको राइट टू वोट नहीं मिला था। और इसकी वजह से काफी लंबे समय तक वुमेन्स ने और जो वो मैन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उन्होंने काफी लंबा एक संघर्ष किया था। अब हम एक बार देखते हैं कि बुक की लैंग्वेज क्या कहती है, कौन से ऐसे वर्ड हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। The term liberalism derives from the Latin root liber meaning free. For the new middle classes, liberalism. अब ये जो हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, लिबरलिज्म का जो आइडिया सबसे ज्यादा किसको आया, मिडिल क्लास, जो हमने पिछली बार देखा था एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास। तो ये मिडिल क्लास में लिबरलिज्म को हम देख रहे हैं। लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। Politically, it emphasized the concept of government by consent. Consent का मतलब होता है हमारी सहमति से, सहमति। Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges, यानी कि वो विशेष अधिकारों को उन्होंने एंड कर दिया था उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। A constitution and a representative government through पार्लियामेंट, यानी कि कैसी गवर्नमेंट, जो रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। 19th century liberals also stressed the inviolability of private property. inviolability का मतलब होता है जो कभी ना टूटने वाली, नॉट ब्रोकन, यानी कि ये होना ही होना चाहिए राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो लिबरलिज्म के हमने फीचर्स देखे थ्रू क्रेगर्स। अब हम देखते हैं ये लास्ट वाला पॉइंट, सफरेज क्या कहती है आपकी बुक। Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, देखो वर्ड आ गया ना डेमोक्रेसी, इन लिबरल डेमोक्रेसी जो पहला एक्सपेरिमेंट था पॉलिटिकल, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owing man, है ना, यानी कि चुनने के लिए भी और मतलब उस पोजीशन में आने के लिए भी और वोट देने के लिए भी, दोनों में प्रॉपर्टी ऑन होना जरूरी था। एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ऑइंग मैन, मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स। जैकोबिन्स में भी आपको नाम याद रखना है, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। द जैकोबिन डिड ऑल एडल्ट मेल इंजॉइंग सफरेज, ऑल एडल्ट मेल नॉट फीमेल, राइट। However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of a minor, subject to the authority of fathers and husbands. Right? Throughout the 19th and early 20th century, यानी कि पूरा 19th and early 20th century, women and non-propertied men organized opposition, यानी कि protest या धरने या जो भी है, या struggle किया उन्होंने, movements demanding equal political rights. ये हमने जानने की कोशिश की सफरेज क्या है और क्या लिबरलिज्म क्या है ना, और कैसे कैसे इनकी फीचर्स थी जो ये लोग मिडिल क्लास जो डिमांड कर रही थी इस दौरान, है ना, आफ्टर द एरिस्टोक्रेसी एंड मोनार्की, ऑटोक्रेटिक मोनार्की। अब हम देखेंगे कि ये जो नेशनल जो यूनिटी वाली जो बनाने वाली बात आप देख रहे हैं मिडिल क्लास की, जो लिबरलिज्म के थ्रू,
अब ये लिबरलिज्म यानी जो स्वच्छंद है, थोड़े आजाद ख्यालों के हैं। अभी तक क्या होता था प्यारे बच्चों, अब हम इसका देखेंगे इकोनॉमिकल उसमें, है ना। क्वेश्चन आपको या तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये आएगा आपको क्रेगर्स में, या आपसे दोनों क्वेश्चन को कंबाइन करके पूछा जा सकता है कि व्हाट इज लिबरलिज्म एंड गिव सम स्पेसिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्फेयर ऑल्सो, यानी कि इकोनॉमिक में जो लिबरलिज्म है वो लोग क्या चाहते थे, है ना, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में उनका क्या विचारधारा थी। तो जब आप वो देखोगे लिबरलिज्म प्यारे बच्चों, तो आप पहले वैसे ही आप एक बार अंडरस्टैंड करें, या आप उसको आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। जो लिबरल लोग हैं, जो इतनी इक्वलिटी बिफोर लॉ, है ना, एंड फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, वो क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो मार्केट में अभी रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं, आपके बुक में आगे भी है जो हम पढ़ते हुए देखेंगे कि होता क्या था कि जैसे एक कंफाइन कोई भी एक एरिया की बात करते हैं, क्योंकि उस समय नेशंस तो थे नहीं, एक जगह से दूसरी जगह पे अगर जा रहे हैं तो यहाँ पे वेट कुछ और है, मान लो यहाँ पे जिसको हम 5 kg कह रहे हैं 5 kg है, अगले शहर में 5 kg जिसको हम कह रहे हैं वो उसको 6 kg कह रहे हैं, आगे उसको 9 kg कह रहे हैं। तो ये जो एक डिस्ट्रीब्यूशन जो मतलब डिस्क्रिमिनेशन था, इससे एक तो टाइम बहुत कंज्यूम होता था, दूसरा उनको कई एक्साइज कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ती थी बीच बीच में रास्ते में, और कहीं ना कहीं इनकी जो मैनेजमेंट थी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, ये बहुत एक प्रॉब्लम थी। तो लिबरल जो लोग थे, जो नए बिजनेसमैन, जो नए एजुकेटेड, जो भी प्रोफेशनल्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो चाहते थे कि जो मार्केट है वो फ्री हो जाना चाहिए, वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि जो मैंने आपको बताया कि वहां पे कुछ और है। तो क्लोथ की मेजरमेंट उस समय उसको बोला गया है ELLE। प्यारे बच्चों, ये आपका 1 मार्क का अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हम उसमें देखेंगे LA क्या होता है, यानी कि ये क्या आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे उसकी मेजरमेंट कुछ और है, वहां पे उसकी मेजरमेंट कुछ और है, तो हमने क्लोथ का एक एग्जाम्पल इसमें देखा है। तो क्लोथ की जो मेजरमेंट यूनिट है उसको क्या बोला जाता था, LA, ELLE। अब होता क्या प्यारे बच्चों, इसको कैसे हम याद करेंगे, मेरी कोशिश है जब भी मैं क्लास में एंटर करता हूं तो मैं अपना डेस्क और अपनी चेयर को साफ करता हूं विद द हेल्प ऑफ अ क्लोथ, है ना, क्लोथ। और ये जो हम कर रहे हैं क्या है, मेजरमेंट ऑफ क्लोथ, यानी कि वो एक एग्जांपल के थ्रू बताइए जो 1 मार्क के क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करता हूं, मैं बच्चों को बोलता हूं, किसी एक बच्चे की मैं ड्यूटी लगा देता हूं कि आप जो है अपने पास एक कोई कपड़ा रखेंगे, और वैसे मैक्सिमम बच्चे रखते हैं क्योंकि उनको अपने शूज भी साफ करने होते हैं। तो मैं उनको जाते ही पूछता हूं भाई आप कपड़ा दो या क्लोथ दो, तो वो मुझे ये नहीं कहते हैं ये लो सर, मैंने उनको कहा हुआ है कि आपको बोलना है LA, ओनली फॉर 10th क्लास स्टूडेंट। LA वैसे तो हम कहते हैं ना LA, तो ये थोड़ा सा एक अच्छी वो नहीं मानी जाती जब हम किसी बड़े से या टीचर से बात करें, लेकिन हम साथ में एक आंसर याद कर रहे हैं थ्रू LA। तो मैं जैसे ही कहूं कि क्लोथ, यानी क्लोथ कपड़ा ही मांग रहा हूं, तो LA, है ना, तो इस तरीके से ही आपको देना है मुझे, राइट। तो LA जो है वो टर्मिनोलॉजी। अब हम देखते हैं आपकी बुक क्या कह रही है, और इसके बाद हम एक बहुत ही सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगेन इसी में 1 मार्क और 3 मार्क में जॉल्वरिन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कस्टम यूनियन। अब हम देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है। In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of markets and the abolition यानी खत्म कर देना, of state imposed restrictions on the movement of goods and capital यानी पैसा, goods यानी सामान, उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी स्टेट की, उसको खत्म करना। ड्यूरिंग द 19th century this was a strong demand of the emerging middle class, यानी कि उनकी एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड थी कि ये चीज खत्म होनी चाहिए मिडिल क्लास की। Let us take the example of the German-speaking region in the first half of the 19th century. अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जर्मनी का, और मैंने कोशिश की यहाँ पे जर्मनी का मैप बना लीजिए ना, ये ऊपर आप देखेंगे, इसको थोड़ा लोकेट करेंगे तो आपको ये वैसा ही लगेगा, मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है। नेपोलियन, अब ये नेपोलियन जो है प्यारे बच्चों, आपको पता है कि विश्व विजेता सिकंदर के बाद इनका नाम है, इन्होंने आसपास का लगभग पूरा यूरोप जीत लिया था। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर रीजन को 39 कन्फेडरेशन, है ना, यानी कि जो यूरोप के अलग अलग किंगडम्स एरियाज को 39 कन्फेडरेशन, जिसके अंदर काफी कंट्री आज की करंट की हैं, वो उसमें आती थी। तो यहाँ का एक एग्जांपल देने की कोशिश की है कि थ्रू जर्मन पीपल, जो नेपोलियन ने वो जीता था, है ना, क्योंकि 1821 में नेपोलियन की डेथ हो गई थी, आपको पता है, सेंट हेलेना में। 15 में वो वाटरलू में हार गए थे, जो बेल्जियम में है। तो उसी पैटर्न पे मतलब जो चेंजेस किए थे उन्होंने, आपको पता है, उन्होंने एक यूनिफाइड करेंसी या इस तरीके के स्टेप्स उठाए थे। Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities, countless यानी जिनको आप काउंट नहीं कर सकते थे, छोटे छोटे, क्योंकि किंगडम्स होते थे या डचेस होते थे या कैंटॉन्स होते थे। आ कन्फेडरेशन, इसको जर्मन
कॉन्फेडरेशन भी बोलते हैं, ऑफ 39 स्टेट्स। यानी कि आपसे पूछा जाए कि जर्मन कॉन्फेडरेशन में कितने स्टेट्स थे, तो 39 स्टेट्स थे, राइट। ठीक है, 39। ये आपको एक बार हम रिपीट करेंगे तो इट विल बी इजिली अंडरस्टूड। ईच ऑफ दीज पोजेस्ड इट्स ऑन करेंसी। यानी कि उससे पहले क्या हो रहा था कि लगभग सभी की अपनी अपनी करेंसी थी। 39 वो छोटे छोटे जो भी हैं कि मेरी करेंसी ये है, तुम्हारी ये है, तो बड़ा एक पेचीदा काम हो गया था जो भी बिजनेसमैन थे। एंड वेट एंड मेयर्स, करेंसी भी अलग थी, वेट भी सबके अलग थे कि हमारा वेट तो ये 1 किलो है, इनका वो 1.25 किलो है, इनका वो, मतलब इस तरीके से। और मेयरमेंट्स भी उनकी, जैसे हमने एलए के थ्रू अभी आप देखोगे। आ मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833। अब मैंने आपको बताया था एक ही डेट याद करनी है इस पूरे उसमें आपको, 1834। अभी 1833 एक एग्जांपल दिया है कि एक मर्चेंट को अगर हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाना है, ये मैंने कोशिश किया जर्मनी के, यानी कि नॉर्थ से जब उसको लगभग साउथ ईस्ट में जाना है। अब आप स्टोरी को देखें, हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग यहाँ का ये नाम है। टू सेल हिज गुड्स वुड हैव हैड टू पास थ्रू 11 कस्टम्स बैरियर। अब उसको यहां से यहां तक जाने के लिए इस एरिया में 11 कस्टम बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ेगा, और हर एक बैरियर पे उसको 5% ऑफ इट्स पूरी वेट और मेजरमेंट जो भी है उसका देना पड़ेगा वहां पे। तो आप समझ रहे हैं, मतलब 11 कस्टम्स ये सारे उसने हटा दिए, या ये जो लिबरल्स थे ये डिमांड कर रहे थे इनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। एंड पे कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच वन ऑफ देम। ड्यूटीज वर ऑफन लिव्ड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट। जितना उसका वेट होगा, मेजरमेंट होगा, उस हिसाब से ड्यूटी को इम्पोज किया जाता था ऑफ द गुड्स, एज ईच रीजन हैड इट्स ऑन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स। ठीक है, ये होप समझाने की जरूरत नहीं है। दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। एक तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता था, जब आप देखेंगे टाइम कंज्यूमिंग 5% एट ईच बैरियर, 11 कस्टम बैरियर जब हम इसकी तरफ बात करते हैं। द मेयर ऑफ क्लोथ फॉर एग्जाम्पल, है ना, यानी कि मेयर ऑफ क्लोथ was the LA, यानी कि उसकी जो यूनिट थी वो क्या थी, LA, ELLE, which in each region stood for a different length, and LA of textile material bought in Frankfurt मैंने कोशिश की है, वैसे आपको जरूरी नहीं है, फ्रैंकफर्ट ये लगभग सेंटर में है, would get you 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ। यानी यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, 54.7 सेंटीमीटर। मेंस में जब आप जाते हो, यानी कि जो इसके बिल्कुल साथ में है, ज्यादा दूर नहीं है ना, दोनों की लोकेशन आप देखेंगे, वहां पे 55.1 सेंटीमीटर की लेंथ है, वही सेम जो वहां पे वो है। न्यूरमबर्ग जब आप जाते हो तो 65.6 की है। इन फ्रीबर्ग ये नीचे, यहां पे जब आप जाते हो तो इट इज 53.5 सेंटीमीटर। यहां पर प्यारे बच्चों ये वाली जो एग्जैक्ट पॉइंट्स है कि वहां पर कितनी है वो कितनी है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, राइट। जो हमारा लास्ट वाला पीरियड होगा इसके लिए स्पेसिफिक एक बार हम रिकैप करेंगे 1 या 2 को, राइट। लेकिन आपको ये आइडिया लग गया कि थोड़ा थोड़ा सा उनमें फर्क है, तो ये भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो यहां तक आपने देखा प्यारे बच्चों की, ये मैंने कोशिश की आपको लोकेशन बताने की। इकोनॉमिक स्फेयर में हमने जानने की कोशिश की, स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट, स्ट्रॉन्ग डिमांड बाय मिडिल क्लास, किसके द्वारा की है कि जो रिस्ट्रिक्शन हट जाए। एक्स जर्मन कॉन्फेडरेशन जो मैंने एग्जांपल जो बताया 39 स्टेट्स का, ईच हैव ऑन करेंसी वेट एंड मेयर्स। अ मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग 11 कस्टम्स बैरियर उसको क्रॉस करनी पड़ती थी और साथ में हर एक कस्टम बैरियर पे उसको 5% देना पड़ता था अकॉर्डिंग टू गुड्स और द मेयर, वेट और द मेयर्स। द कंज्यूमिंग, और इसमें बड़ा टाइम भी तो कंज्यूम होता था ना, 11 उसमें कब पहुंचेगा वो, हर एक की अपनी कैलकुलेशन करेंगे, इतना है उसको ऐसे करेंगे, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। तो एक्स मेयर ऑफ क्लोथ एलए, यहाँ पे फिर उन्होंने इसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है एलए, जो कि मेयरमेंट ऑफ क्लोथ है, ठीक है। तो आपने समझने की कोशिश की कि किस तरीके से जो इकोनॉमिक में क्या उनकी डिमांड्स थी, या जो लिबरल है वो जब पॉलिटिकली हम देख रहे हैं तो वो क्या थी। अब ये जो समस्या है, यानी लिबरलिज्म तो आपने समझ लिया कि एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल जो भी प्रिविलेजेस मिली थी उनका एंड हो गया। लेकिन ये तो अभी हमने प्रॉब्लम्स देखी कि ये प्रॉब्लम्स हैं कि करेंसी अलग है, वेट अलग है, मेयर्स अलग है। अब इसका क्या सॉल्यूशन, क्या, इसके लिए आप एक डेट याद रखेंगे जो आपको याद रखनी है, दोबारा से मैं आपको बता देता हूं, एंड दैट इज 1834। अब यहां आप एक चीज समझेंगे, ये है जोल्वेरेइन। जोल्वेरेइन, इसकी स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए, ZOLLVEREIN, जोल्वेरेइन, राइट। जोल्वेरेइन का मतलब होता है कस्टम यूनियन। जोल्वेरेइन का मतलब होता है
कस्टम यूनियन। कस्टम यानी कि जैसे कस्टम्स आपने देखा कस्टम ड्यूटी लगती है, तो इनकी एक यूनियन थी जिसको क्या बोला जाता था, ज़ोलवेरन। 1834 में स्टैब्लिश हुई थी। किसने इसमें हेल्प की थी, प्रशिया ने। अब आप कहोगे सर व्हाट इज दिस प्रशिया। प्रशिया, जर्मनी को पहले प्रशिया बोला जाता था, राइट। तो जर्मन जो है, मतलब बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसा महसूस किया है, मैं जब उनसे पूछता हूँ प्रशिया को क्या है, तो उनको यही नहीं पता कि प्रशिया जर्मनी को बोला जाता था। मतलब स्पेसिफिक बिल्कुल वही नहीं, जो प्रशिया उसका एरिया काफी बड़ा था, लेकिन जो जर्मन है बेसिकली उन्हीं को ही क्या बोला जाता है, उसी एरिया को बोला जाता है प्रशिया, ठीक है। तो ये जो प्रशिया है ये भी उस 39 जो कॉन्फेडरेशन है जो नेपोलियन के द्वारा जो जीते गए थे उसी का एक मतलब हिस्सा है। इसने इनिशिएट किया था कि भाई हम क्या करेंगे। इन्होंने ये यूनियन कस्टम यूनियन बनाई जिसको ज़ोलवेरन बोलते हैं। कब बनाई, 1834 में। किसने, प्रशिया ने। और धीरे धीरे फिर जो भी कॉन्फेडरेशन के अंदर स्टेट्स थे वो सब इसके साथ जुड़ गए, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। 1834 में ज़ोलवेरन या कस्टम यूनियन किसने इनिशिएट किया, प्रशिया ने। वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, दिस इज द सुपर 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स में या 1 मार्क में, राइट। तो इन्होंने, प्रशिया ने इनिशिएट किया, धीरे धीरे सभी मिल गए। इन्होंने क्या किया, एक तो जो टैरिफ की रिस्ट्रिक्शन थी उसको इन्होंने एबॉलिश कर दिया, यानी खत्म कर दिया। टैरिफ क्या है, जैसे अब आइडिया वाले 1 रुपए में 1 मिनट की कॉल ले रहे हैं, बीएसएनएल वालों की चार्जेस अलग है, जो चार्जेस है उसको बोलते हैं टैरिफ। और इन्होंने क्या किया कि लगभग 30 करेंसीज चलती थी इस लगभग पूरे एरिया में, तो उनको कम करके 2 करेंसीज में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। ज़ोलवेरन के 2 इंपॉर्टेंट काम, एक तो टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस को हटाया और दूसरा क्या किया, उन्होंने करेंसीज को जो कि 30 थी उससे उनकी संख्या 2 पे ले आए। अब आप ध्यान देंगे 1834 करेंसीज कितनी थी, 30, और उससे कितनी हो गई, 2, 30, 32, 34, ठीक है। ये मैं आपको वैसे बता रहा हूं क्योंकि 32 हो गई, यानी कि 32 से 2 हो गई, नहीं सॉरी 30 से, आई एम वेरी सॉरी, 34 में यानी 1834 में स्टैब्लिश हुआ, और 30 यानी कि 30 उस समय करेंसीज थी अलग अलग, उनको कम करके कितना कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब मैं 7th में था तो एक चैप्टर था वन फॉरेस्ट, है ना। तो वो 7th या 8th चैप्टर था, तो मैंने पूछा, मैं उन कम बच्चों में से था जिसके पास इंग्लिश में एसएसटी थी उस समय, तो मैंने पूछा कि सिलेबस क्या आ रहा है, मुझे पता नहीं था कि सिलेबस क्या है, तो बताया कि 1 से 1 तक आ रहा है। एक बच्चे ने, मैं कहा 1 से 1 तक, तो चैप्टर 1 से 1 तक आ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगी, तो वही मैं आपको कह रहा हूँ 32, ठीक है। इसको आप देखेंगे तो मतलब जस्ट आपको कराने के लिए कि 34 से आप फिर 32, इसको इस तरीके से आप देखेंगे, राइट। अब हम देखते हैं, और साथ में आप देखेंगे कि ये जो ज़ोलवेरन ने इन्होंने जो भी ये किया, रिड्यूस किया, साथ में इस समय पे आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, यानी कि जो रेलवे सिस्टम है, ये भी कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हो गई थी, जिसके कारण मोबिलिटी बहुत बढ़ी, और इकोनॉमिक स्फेयर ने कहीं ना कहीं नेशनलिज्म वाली फीलिंग को और ज्यादा, यानी डिफाइंड नेशन वाली फीलिंग को और ज्यादा आग में घी डालने का काम किया, ठीक है। अब हम देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है। Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes. जो नई कॉमर्शियल यानी जो व्यापारी लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं, इनके लिए एक ऑब्स्टिकल था। Who argued for the creation of a unified economic territory, allowing the unhindered movement of goods, people and capital. Unhindered मतलब जो unblocked हो, जिनको ब्लॉक ना किया जाए, जो अनहिंडर्ड हो, यानी कि उनकी मूवमेंट इजीली हो, किस किस की, पीपल, करेंसी एंड गुड्स, ठीक है, कैपिटल। इन 1834 अंडरलाइन कर लीजिएगा, सुपर इंपोर्टेंट, अ कस्टम यूनियन ज़ोलवेरन, ZOLLVEREIN, ज़ोलवेरन वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव, यानी किसने शुरुआत की, ऑफ प्रशिया एंड ज्वाइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स, जिसको जर्मन कॉन्फेडरेशन बोलते हैं, 39 जो है। द यूनियन अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, एक तो उन्होंने क्या हटाया, टैरिफ बैरियर्स को हटाया, यानी कि जो अड़चने पैदा करती थी, बैरियर का मतलब अड़चन, एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2, राइट। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड का मतलब होता है एनकरेज कर दिया, यानी कि दोबारा से स्टिमुलेट कर दिया, एनर्जेटिक कर दिया। मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन, यानी कि उसने कहीं ना कहीं नेशनल यूनिफिकेशन की भावना को और तवज्जो दिया।
यहाँ पे हार्निशिंग, हार्निशिंग का मतलब कंटिन्यूटी, उसको और कंटिन्यूटी दी, यानी कि उसको और लहर के साथ अपने साथ आगे धकेला। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, ये जो वेव इकोनॉमिक नेशनलिज्म की जो चल रही है, स्ट्रेंथन्ड, पावरफुल कर दिया, और भी द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम, यानी जो वो भावनाएं, जो सेंटिमेंट्स जो उस समय लोगों के मन में थे, उसको कहीं ना कहीं और स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो प्यारे बच्चों, बेसिकली आपने जो यहाँ पे आपके जो सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आई होप कि एक तो एलए वाला आप ध्यान देंगे, एक ज़ोल्वेरिन वाला आप ध्यान देंगे, फिर आप साथ में देखेंगे लिबरलिज्म, है ना, लिबरलिज्म में किस तरीके से क्या उसका है, क्रैगर्स के थ्रू आप इसमें याद रखेंगे। तो इस पूरे पार्ट में से आप मुझे, आपका जब बोर्ड का फाइनल का एग्जाम होगा उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर आपने झूठ बोला था कि इसमें से कुछ भी नहीं आया, ऐसा होगा नहीं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस टॉपिक। फिर भी अगर कोई डाउट है प्यारे बच्चों, एलए को आप क्लास में ऐसे ही करेंगे मेरे साथ, जब भी मैं क्लास में आपसे कपड़ा मांगूंगा, क्लोथ मांगूंगा, आप मुझे कहेंगे एलए, ना कि ये कहोगे लो सर। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।